हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ट्रिकी फैमिली। मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी बच्चों, ठीक है ना? चलिए, तो और ये मेरे उम्मीद पे आप लोग कायम उतरिएगा बच्चों, तो क्योंकि आपका 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट डिसाइड कर देगा बच्चों कि आप लोग क्या किए हैं इस बीच में, ठीक है ना? तो आप लोग आराम से बैठ के कॉपी पेन निकाल के, और मैं जो सेशन चला रहा हूँ उसको ज्ञान लेकर के ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है ना? ज्ञान लेकर के ध्यान से, हाँ बिल्कुल, ज्ञान लेकर के मतलब जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ उसको दिमाग में लीजिए और ध्यान से उसको नोटबुक और पेन लेकर के उसको लिखा कीजिए बच्चों, ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज बच्चों। बहुत बच्चों ने इस चैप्टर को क्लास में पढ़ लिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को बेसिक तो क्लियर ही होगा बच्चों, ठीक है ना? तो मैं वैसे भी आपको एकदम जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको बताते चलूंगा, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आ पाए, क्योंकि आप लोग रोहित सर के इजी फिजिक्स क्लास में हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को किसी को भी कंसेप्ट क्लियर ना हो बच्चों, ठीक है ना? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो रे ऑप्टिक्स है उसका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये बिहार बोर्ड का लोगो। तो बच्चों बिल्कुल एकदम ये भी क्वेश्चन है ना बिहार बोर्ड में आने का 100% चांस है बच्चों, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बच्चों। एक मिनट, क्या कह रहा है बच्चों? TIR का नेसेसरी कंडीशन लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे TIR क्या होता है बच्चों। सुनिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सरफेस है बच्चों, कोई गिलास है या कुछ भी वाटर है, और ऊपर में हमारा मान लेते हैं बच्चों एयर है। तो अगर आपको पता है कि अगर कोई लाइट हवा से, एयर से अगर किसी मीडियम में आता, पहले तो एयर में जाएगा तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और अगर ये अपना मीडियम छोड़ करके किसी और मीडियम में आ जाता है बच्चों, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर कोई लाइट अगर एक मीडियम में, उसी मीडियम में चला जाता है, एक जिस मीडियम से आया उसी में चला गया, उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे बच्चों। लेकिन अगर वो मीडियम चेंज करता है बच्चों, मान लेते एयर हमारा है, एयर हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा बच्चों, तो लाइट क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा बच्चों, ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए, ये बेसिक सा कंसेप्ट हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब हम TIR के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मान लेते हैं डेंसर मीडियम। क्या है बच्चों? डेंसर मीडियम। चलिए, डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम से कोई लाइट आया बच्चों, कोई लाइट आया, मान लेते हैं या नॉर्मल खींच देते हैं, जिस तरह से ऊपर से होता था वही नीचे से भी होगा। तो इस तरह से डेंसर मीडियम से लाइट आया और रेयर में नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डेंसर मीडियम डेंसिटी ज्यादा होता है इसका, ठीक है ना बच्चों, और रेयर मीडियम का डेंसिटी कम होता है। तो अगर ज्यादा डेंसिटी वाले से कम डेंसिटी में जाएगा तो लाइट जो है दूर ही भागेगा ना बच्चों। आप लोग एक कंसेप्ट याद रखिएगा, स्पीड जो होता है लाइट का, अगर हम एयर से वाटर में देंगे, एयर में क्या होता है बच्चों? लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। अगर वाटर में हम लाइट को, टॉर्च को बारेंगे तो लाइट का स्पीड कम हो जाता है बच्चों, और कम होने की वजह से लाइट जो है नॉर्मल की तरफ चला जाता है। लेकिन वही काम उल्टा करेंगे, वाटर से एयर में डालेंगे तो वाटर में लाइट का स्पीड कम होगा, अगर जैसे ही हवा में आएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, सीधे दूर चला जाएगा। तो चलिए, वही चीज हुआ है, लाइट यहां से आया, क्या हुआ बच्चों? लाइट यहां से आया और दूर चला गया नॉर्मल से। तो चलिए, लेकिन अगर बच्चों अगर ऐसा एंगल बनाएंगे जो कि लाइट इस पे आए और इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, सरफेस के पैरेलल हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऐसे एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, कि ऐसा एंगल जिसपे लाइट जो है वो सरफेस के पैरेलल हो जाता है, उसको क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लाइट का एंगल बढ़ा देते हैं तो लाइट इस मीडियम में आ जाता है, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में आ गया। इसका नाम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा ये चीज। क्या कहलाएगा? फिर से बताइए, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है सर? तो पहला बात सुनिए, अगर एंगल उतना एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होगा तो ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल। अगर इससे ज्यादा एंगल प्रोवाइड करते हैं हम लोग इंसिडेंट रे को, तो वो उसी मीडियम में आ जाएगा, इसका नाम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंसेप्ट हमको लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होते हैं। तो बच्चों पहला जो कंडीशन है, रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सॉरी डेंसर टू रेयर। मतलब रे जो है हमेशा वाटर से एयर में जाना चाहिए, गिलास से एयर में जाना चाहिए, इस तरह से लाइट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट जो हवा से वाटर में आए या हवा से गिलास में आए, नहीं, हमेशा डेंसर से रेयर में लाइट आएगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्या होगा? डेंसर से रेयर में लाइट आएगा, तभी टीआईआर हमको पॉसिबल है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बताए हुए कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा उस सरफेस के, लेकिन उससे ज्यादा होगा एंगल तो हमारा टीआईआर पॉसिबल है बच्चों। चलिए उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। एक बार और आप लोग पीछे करिएगा, वीडियो को पॉज करके पीछे कीजिएगा, आपको और फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक भी क्लियर करा दिया हूं और टीआईआर के बारे में कंसेप्ट भी आपको बता दिया हूं। चलिए बच्चों एक मिनट, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? एक मिनट, क्या कह रहा है? टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर और माइनस 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। बच्चों पावर पूछ रहा है और दो लेंस का फोकल लेंथ दिया है +15 और -30। एक बात बताओ बाबू, +15 वाला और -30 वाला, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये +15 वाला जिसका फोकल लेंथ है बच्चों, ये कौन सा लेंस होगा? जल्दी से बताइए, +15 वाला कौन सा लेंस होगा बच्चों जिसमें पॉजिटिव फोकल लेंथ बना है? इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस बच्चों। और माइनस वाला हो जाएगा कॉनकेव, जस्ट मिरर के उल्टा हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए, कॉन्वेक्स लिखा गया था। चलिए बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉनकेव। तो इतना क्लियर कंसेप्ट, +15 वाला कॉन्वेक्स और -30 वाला कॉनकेव। अगर दोनों को कांटेक्ट में रखते तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स और ये हमारा कॉनकेव। दोनों को कांटेक्ट में रखने पे क्या होगा? सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, F1 निकाल लेते हैं। कितना है बच्चों? फोकल लेंथ कितना है? +15 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, फोकल लेंथ +15 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। F1 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में पहले बदलेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, लेंस के पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ये भी याद रखिएगा, DIOPTER, डायोप्टर। क्या होता है बच्चों? लेंस के पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, डायोप्टर। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर। अब पहले फोकल लेंथ को हम लिख लेते हैं। फोकल लेंथ हमारा क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलिए तो 15/100 मीटर हो गया ये बच्चों। और F2 निकाल लीजिए, F2 क्या है? -30 सेंटीमीटर, तो -30/100 कर दीजिए, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? अब हमको पावर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पावर निकालना है। तो पावर क्या होता है आपको पता है? दो लेंस का कंबाइन करते हैं तो पावर हो जाता है P1 और प्लस P2। पावर क्या हो जाता है बच्चों? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो सबसे पहले तो हम लोग फोकल लेंथ निकाले हैं, तो इससे पावर पहले निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा बना लेते हैं बच्चों। एक बात बताइए, चलिए सबसे पहले हम लोग पावर निकालें। पावर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो चलिए 1/f कितना आया? 15/100। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100/15। चलिए ये हमको पावर P1 निकल गया है। आगे बढ़ते P2 निकाल लेते हैं। P2 क्या हो जाएगा? 1/f2। तो 1/f2 कितना है? 30 -30/100 कितना हो जाएगा बच्चों? 100/30 माइनस में। चलिए बच्चों, तो हमको पावर निकल गया P1 और P2। चलिए फिर हम जगह को खाली करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कितना निकला है? 15/100 और 100/15 और 100/30। चलिए अब आपको पता है पावर इक्विवेलेंट क्या होता है? पावर इक्विवेलेंट क्या होता है? P1 प्लस
P2 अगर कंबाइन करते हैं दो लेंस को तो P1 कितना आया बच्चों 100/15, P2 कितना आया है -100/30। तो करो बच्चों एलसीएम, नीचे लोगे 15 और 30 का एलसीएम लोगो तो कितना होगा 30 आएगा, ऊपर 100 है 15 2 जा 30, यहाँ पे हो जाएगा 200 -30 100 कितना हो गया बच्चों, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100/30, 0 से 0 कटा, कितना आया 10/3, कितना आया बच्चों 10/3। तो आपका पावर कितना आ गया बच्चों कम्बिनेशन का 10/3। चलिए बच्चों, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, किस सिद्धांत पे वर्क कर रहा है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कोर, और ऑप्टिकल फाइबर कोर का कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे ऑप्टिकल फाइबर को, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर को। देखिए ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर होता है बच्चों। ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, मतलब ऊपर में जो है इसको हम लोग क्लैडिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों क्लैडिंग, और नीचे में जो है इसको हम कोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों कोर। तो कोर और क्लैडिंग का बनता है ऑप्टिकल फाइबर हमारा, कोर और क्लैडिंग। क्यों सर, क्यों दो यूज होता है बच्चों। कोर जो होता है ना बच्चों वो लेस डेंसर होता है, और सॉरी मेरा वर्ड हमको दे दीजिए, कोर जो होता है सॉरी क्लैडिंग जो होता है वो लेस डेंसर होता है बच्चों, क्लैडिंग लेस डेंसर, लेकिन कोर जो होता है हाईली डेंसर होता है बच्चों, डेंसिटी इसका ज्यादा होता है। तो क्या हम कोर को क्या बोल सकते हैं, डेंसर बोल सकते हैं, और क्लैडिंग को रेयर बोल सकते हैं बच्चों। वही चीज होता है, क्लैडिंग का डेंसिटी कम होता है, कोर का डेंसिटी ज्यादा होता है। जिस प्रकार से लाइट अगर अंदर गया बच्चों और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये इसी में घुस जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर वापस निकल जाता है बच्चों। क्या होता है, वापस निकल जाता है। कैसे, लाइट गया, अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है तो लाइट इसी में आएगा, फिर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है तो लाइट इसी में आएगा, और वापस लाइट बाहर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। यही ऑप्टिकल फाइबर है बच्चों, और पता है ये TIR का प्रिंसिपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है बच्चों प्रिंसिपल, हमारा ऑप्टिकल फाइबर। चलिए इसको हम और इजीली के लिए आपको एक डायग्राम लेके आए हैं इसका, वो हम समझा देते हैं बच्चों। इसका डायग्राम जो है वो हम लेके आए हैं, चलिए देखिए इस डायग्राम को अच्छे से। देखिए बच्चों यहां पे हमने क्या बताया था आपको कि हमारे पास लो डेंसिटी का क्लैडिंग होगा, ऊपर में क्लैडिंग, और हमारा जो अंदर का जो मीडियम होगा बच्चों, ये वाला जो मीडियम है इसको कोर बोलेंगे, और ये हाईली डेंसिटी होगा बच्चों अंदर वाला मीडियम, जो कि क्या होगा बच्चों पता है, लाइट आएगा हो जाएगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, TIR का एक एप्लीकेशन है हमारा, क्या चीज, ये ऑप्टिकल फाइबर। और हाई डेंसिटी का होता है कोर हमारा, लो डेंसिटी का होता है क्लैडिंग। तो कोर और क्लैडिंग का बना होता है बच्चों क्या सर, क्या सर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए हम पीछे चलते हैं और समझ लेते हैं इसके डिफिनीशन को। चलिए बच्चों आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे आ गए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, TIR पे। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो कोर इज ऑप्टिकल फाइबर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज ऑफ हाई क्वालिटी लीड, हाई क्वालिटी लीड का बना होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या जानते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बच्चों इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं, जिसको RI बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं बच्चों, किससे लिखते हैं, म्यू से। और आपको एक चीज पता है क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टर्म है बच्चों। कौन सा टर्म है, रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म आपको पता है फिजिक्स में रिलेटिव टर्म क्या होता है, जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर डिफरेंस नहीं बताएंगे, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है हमको, दो बॉडी की जरूरत होती है हमको, उसको रिलेटिव टर्म बोलते हैं। जिस तरह से हमारा बॉडी या ऑब्जेक्ट हो गया,
या मोशन हो गया या रेस्ट हो गया, ये सब रिलेटिव टर्म है बच्चों। क्यों सर, क्यों सर? देखो बच्चों, अगर हमने बोला कि हम मूव कर रहे हैं तो ये मोशन में कैसे होगा सर? तो किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है बच्चों। तो अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं बच्चों, उसको रिलेटिव टर्म बोला जाता है। अगर जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ये रिलेटिव टर्म है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? रिलेटिव टर्म। क्यों सर? उसमें रिफरेंस लेवल लिया जाता है बच्चों, कि ग्राउंड का रेफरेंस या किसी टेबल का रेफरेंस, तब mgh लगाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा रिलेटिव टर्म है बच्चों। चलिए सर समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, जैसे हम लोग म्यू से लिखते हैं। अगर हमको पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। पहला बोला जाए कि पहला मीडियम में वेलोसिटी v1 है और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? म्यू1 बट्टे म्यू2, पहला मीडियम अपन दूसरा मीडियम, ये हो जाएगा वेलोसिटी दूसरे मीडियम का अपन वेलोसिटी पहले मीडियम का। ऐसे लिखा जाता है बच्चों हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? इसी तरह से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए आप लोग क्या होता है? एक बार देख लेते हैं हम लोग एक झलक। यहाँ पे क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमारे रिस्पेक्ट में वो होगा बराबर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, उसके स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर। आगे क्या लिखा है? इट इज डिनोटेड बाय लेट्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? v2 बाय v1। क्या हो जाएगा? μ12 क्या हो जाएगा? v2 बाय v1। यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए बच्चों, अब एक बात बताते हैं, एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव में क्या, रिलेटिव में क्या होता है अंतर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव में क्या होता है बच्चों? देखो, किसी मीडियम, जैसे मान लेते हैं गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में, चाहे वाटर का गिलास के रिस्पेक्ट में, चाहे वुड का वाटर के रिस्पेक्ट में, किसी का किसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन एयर को छोड़ के, उसको रिलेटिव बोलेंगे, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग गिलास का एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं या वाटर का, जैसे कि गिलास का हवा के रिस्पेक्ट में या वाटर का हवा के रिस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा, मतलब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एब्सोल्यूट कहलाएगा। अगर किसी, जैसे गिलास का एयर के रिस्पेक्ट में या वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये एब्सोल्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर एयर को छोड़ दीजिए, गिलास और वाटर के रिस्पेक्ट या वुड या गिलास का रिस्पेक्ट या बुक या गिलास का, किसी का भी रिस्पेक्ट, बस एयर नहीं होना चाहिए, तो किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो वो रिलेटिव कहलाएगा। लेकिन किसी का भी अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? में आया क्या? चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट के बारे में लिखा है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। देख लीजिएगा बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन, और आप लोग कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था बच्चों, और हम लोग आपसे जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करंट का हम लोग आज ही लेके आएंगे, और ऑब्जेक्टिव जो है करंट का वो सेशन मैं जल्द ही ला रहा हूँ, आज ही लेके आऊंगा बच्चों। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों में, बता दे कि रोहित सर यहाँ धमाका सीरीज ला रहे हैं, रोहित सर धमाके पे धमाका किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ ला रहे हैं, क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझा भी रहे हैं, डिटेल में समझा भी रहे हैं रोहित सर। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, धन्यवाद बच्चों, और आप लोगों को बड़ा सा थैंक यू बच्चों, इतनी देर बने रहने के लिए। धन्यवाद बच्चों।